बात देखो, नेक्स्ट जो बेसिकली हमारा कंसेप्ट है वो है कंसेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। तो देखो प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि अब देखो पहले क्या होता था 1991 से पहले, कि उस टाइम पे ज़्यादातर जो कंपनीज रहती थी वो सरकारी रहती थी, जिनको हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है, पीएसयूज बोलते हैं ना, मतलब सरकारी कंपनीज रहती थी। तो प्राइवेटाइजेशन के अंदर हुआ क्या, देखो इसके अंदर दो चीज़ें हुई। एक तो पहली बात कि लोगों को आज़ादी दे दी गई कि भैया आप अपनी खुद की प्राइवेट कंपनी खोल सकते हो, जिसके पास पैसा है जाओ प्राइवेट कंपनी, खुद की इंडस्ट्री खोल दो, खुद की कंपनी खोल दो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये की गई कि देखो काफ़ी सारे गवर्नमेंट की कंपनीज थी, मतलब ज़्यादा मतलब काफ़ी सारे ऐसे जो कंपनीज थी जो सरकारी कंपनीज अच्छा नहीं कर रही थी, ठीक है, मतलब घाटे में चल रही थी, लॉस में चल रही थी, या फिर अच्छा वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा था, मतलब ठीक ठाक कंपनी नहीं चल रही थी सरकारी, जितनी भी ऐसी कंपनियाँ थी जो ढंग से काम नहीं कर रही थी। तो उन कंपनीज को क्या किया गवर्नमेंट ने कि उन कंपनी से अपना जो पैसा था वो निकाल लिया और उन कंपनीज को प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया, ठीक है। जैसे बीएसएनएल है तो उसको टाटा कम्युनिकेशन को बेच दिया। तो मतलब इस तरह से जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने काफ़ी सारे जो सरकारी, मतलब कह सकते हो सरकारी जो कंपनीज थी उनको प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया। तो उसी को प्राइवेटाइजेशन हम बोलते हैं कि हमने जितनी भी सरकारी कंपनीज है उनको प्राइवेट कर दिया, और काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने अपनी प्राइवेट कंपनीज खोल दी, तो उसी को हम प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं कि भैया अब हमने फ्रीडम दे दी है, जिस चीज़ को प्राइवेट कंपनी खोलनी है या फिर कंपनी सरकारी कंपनी को प्राइवेट बनना है तो वो बन सकता है, अब सबको फ्रीडम दे दी गई, ठीक है। तो अब प्राइवेटाइजेशन के अंदर देखो कुछ एलिमेंट्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या कंडीशंस आती है, क्या क्या चीज़ें आती है, तो वो समझ लेते हैं। देखो तो इसके अंदर मेनली दो एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहला तो देखो प्राइवेटाइजेशन के अंदर पहली क्या चीज़ की गई थी, तो वो था डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है। डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि देखो 1991 से पहले क्या होता था कि हमारे देश के अंदर काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज जो थी, जैसे नहीं रहता सीट रिजर्व की जाती है स्कूलों कॉलेजेस के अंदर कुछ पर्टिकुलर SC ST वालों के लिए, वैसे ही हमारे देश के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, अलग अलग मतलब सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज़ है, तो उनमें से 17 इंडस्ट्रीज़ को बेसिकली रिजर्व करके रखा गया था पब्लिक सेक्टर के लिए, कि भैया यहाँ पर सिर्फ पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी कंपनीज ही खुलेगी। जैसे टेली कम्युनिकेशन कि भैया BSNL का ही सिम खाली चलेगा, जियो एयरटेल अपना कंपनी का मतलब सिम नहीं खोल सकते। जैसे चैनल हो गया, जैसे पहले के टाइम पे शुरुआत के टाइम पे देखोगे तो उस टाइम पे पहले टीवी में खाली दूरदर्शन ही आता था, ठीक है, और बाकी के जी स्टार प्लस ये सारी चीज़ें नहीं आती थी, ठीक है। तो ये तो बाद में 1991 के बाद से आने लगे। तो उस टाइम पर खाली दूरदर्शन आता था। तो काफ़ी सारे सेक्टर्स थे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनी सी रहती थी, तो कुल ऐसे 17 इंडस्ट्रीज़ थी। तो जैसे ही हमने ये बेसिकली प्राइवेटाइजेशन को लागू किया, तो उसके बाद हमने ये जो रिजर्वेशन करके रखा था 17 इंडस्ट्रीज़ का, इसको हमने कम किया और 8 कर दिया, ठीक है। और बाद में से और कम कर सिर्फ 3 ही अब बचे हुए, ठीक है। 3 ही इंडस्ट्रीज़ के अंदर अब सरकारी आती है, बाकी जगह पर प्राइवेट को दे दिया गया है, भैया आप चाहो तो वहाँ पर अपनी प्राइवेट कंपनी खोल सकते हो उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है। जैसे अब जियो एयरटेल वो भी अपना सिम बनाकर बेच रहे, ठीक है। तो अब ये 3 कौन से हैं, तो जैसे रेलवे हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया और स्पेसिफिक मिनरल्स हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली ये 3 इंडस्ट्रीज है जहाँ पर अब ये सिर्फ और सिर्फ मतलब सरकारी कंपनी से अभी काम करती है, यहाँ पर प्राइवेट काम नहीं करती है। अब तो देखो रेलवे में भी हो रहा है, PPP चालू हो गया है। PPP का देखो मतलब क्या होता है, इसके अंदर होता क्या है कि अभी जैसे हमारा रेलवे है, आप सुनते होंगे उसको प्राइवेट किया जा रहा है रेलवे को, तो इसे प्राइवेट नहीं किया जा रहा है, इसे PPP किया जा रहा है। मतलब क्या कि मतलब बेसिकली रेलवे जो है उसके अंदर ऐसा कह सकते हो उसके कुछ शेयर्स को प्राइवेट लोगों को बेच दिया जा रहा है और कुछ शेयर गवर्नमेंट के पास रहे, मतलब पार्टनरशिप में हो जा रही है कि गवर्नमेंट और कोई प्राइवेट पर्सन जो है, कोई भी प्राइवेट कंपनी वो मिलकर काम कर रही है, मतलब गवर्नमेंट भी पैसा लगा रही है और प्राइवेट कंपनी अपना पैसा लगा रही है और मिलकर उस कोई भी इंडस्ट्री उसे चलाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही रेलवे को भी किया जा रहा है कि यहाँ पर गवर्नमेंट और दूसरी कोई मतलब बेसिकली जो दूसरी पार्टी है वो मिलकर कंपनी को चलाएंगी पैसा भर के, ठीक है। तो इस तरह से रेलवे को किया जा रहा है, इसे खरीदा टोटली प्राइवेट नहीं किया जा रहा है, इसे पार्टनरशिप की तरह एक तरह से देखोगे किया जा रहा है, ओके। तो डी रिजर्वेशन कर दिया गया, पहला तो ये चीज़ हुआ था। दूसरी चीज़ ये हुई थी, ये मतलब बेसिकली प्राइवेटाइजेशन के अंदर वो था डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि मतलब काफ़ी सारे जो पब्लिक सेक्टर के जो मतलब PSUs थे, जो सरकारी कंपनीज थी, उनको डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया गया, मतलब उनमें से पैसा निकाल दिया गया। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है भैया उसमें पैसा डाल देना किसी भी कंपनी के अंदर, और डिस इन्वेस्टमेंट का होता है कि मतलब उस कंपनी से अपना पैसा निकाल लेना। तो गवर्नमेंट ने भी यही किया, जितनी भी कंपनीज थी जो बहुत बेकार कर रही थी, ठीक है, फ़ायदा हो नहीं रहा था, प्रॉफिट नहीं होता, उल्टा लॉस में ही काफ़ी समय से चल रही थी, अच्छे से काम हो नहीं रहा था, करप्शन ढेर सारा हो रहा था, तो ऐसी कंपनीज को गवर्नमेंट ने प्राइवेट कर दिया, ठीक है। आपने अभी काफ़ी सारे सुने होंगे, काफ़ी सारी गवर्नमेंट जो होती है झटाक से कोई भी कंपनी को प्राइवेट कर देती है, सरकारी कंपनी को। तो वही चीज़ है
कि मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्राइवेटाइजेशन के वजह से डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, कि मतलब जितनी भी सरकारी कंपनीज थी उनको प्राइवेट कर दिया, ठीक है, प्राइवेट लोगों को बेच दिया, जैसे BSNL को कर दिया, CMC को कर दिया, बाल्को, ये सारी जो कंपनीज थी इनको प्राइवेट कर दिया गया, प्राइवेट लोगों को बेच दिया गया कि भैया आप खरीद लो, आप इस कंपनी को चलाओ, हमसे नहीं चल रही है कंपनी, सरकारी लोग नहीं चला पा रहे, प्राइवेट लोग चला लेंगे, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट किया गया था। अब देखो इसकी वजह से हमको मिला क्या, ये डिसइन्वेस्टमेंट किया गया तो इसकी वजह से हमको क्या अचीव हो गया आखिर ऐसा। तो सबसे पहला ये हुआ कि देखो टू प्रोवाइड गुड कस्टमर सर्विस, कि देखो हमने डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए किया था ताकि हम जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको अच्छी सर्विस दे सके। देखो सरकारी जो लोग होते हैं, जैसे अगर मान लो आप सरकारी बैंक में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर देखो आपको इज्जत उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, बोलेंगे साइड में बैठ जाइए हम आपका कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद भी देखोगे आपका काम होगा, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करवाएंगे तब जाकर आपका काम करेंगे, ठीक है। वहीं पर अगर आप प्राइवेट बैंक में जाते हो तो देखो आपका तुरंत काम हो जाएगा। तो देखोगे प्राइवेट बैंक जो होते हैं वो अपने कस्टमर को ज़्यादा अच्छी सर्विस देते हैं, और सरकारी बैंक जो होते हैं उतनी अच्छी सर्विस नहीं देते। जैसे कि BSNL ही है, BSNL के सिम को ले लो, से नेट चलाते हो तो देखो बहुत बेकार चलेगा, बहुत धीरे धीरे चलेगा, और वहीं पे अगर आप एयरटेल जियो के सिम चलाते हो प्राइवेट कंपनीज़ के तो ये मस्त चलते हैं। तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा मतलब क्या कि कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देने के लिए गवर्नमेंट ने ये जो मतलब सरकारी कंपनीज थी इनको सेल कर, मतलब इनके जो शेयर्स थे इनको बेचकर प्राइवेट को दे दिया ताकि ये अच्छे से मतलब लोगों को सर्विस दे सके, ठीक है। तो पहला ये चीज़ अचीव करने के लिए किया गया था। दूसरी थी टू ओवरकम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन मैनेजिंग द यूनिट। दूसरा मतलब प्रॉब्लम ये था कि देखो अब कोई चीज़ अगर सरकारी रहती है, जैसे मान लो कोई कंपनी सरकारी है, तो ऐसे टाइम पे होता क्या है कि काफ़ी सारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, नेता लोग होते हैं, और अपने भाजा मतलब खानदान के जितने भी लोग होते हैं, भैया भांजा है या मेरा भाई है या फिर मेरे खानदान का कोई आदमी है, तो इसको अच्छी अच्छी पोस्ट पे डाल देते सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर काफ़ी ज़्यादा घाटा हो जाता है कंपनी का, कि हो सकता है उस आदमी को कुछ भी ना आता हो, अनपढ़ गवार हो, लेकिन एक मैनेजर की पोस्ट पे बैठ गया है, तो ऐसे टाइम पर कंपनी का घाटा होता था मतलब सरकारी में। लेकिन अगर वही चीज़ प्राइवेट हो जाती है, अगर मान लो आप प्राइवेट कंपनी को देखते हो तो वहाँ पर अगर आप मान लो कितने भी बड़े नेता हो, अगर आप चाहते हो भैया मेरे भाई है और इसको तुम मैनेजर की पोस्ट दे दे, तो नहीं देगा, बोलेगा इसको आता ही नहीं है तो मैं दूँ क्यों, मेरा घाटा हो जाएगा, ठीक है, पैसा बर्बाद हो जाएगा मेरा, ये पता चला मेरा पैसा लेके भाग गया। तो ऐसे टाइम पर क्या होता है, प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इंटरफेयर नहीं कर पाते हैं। तो ये दूसरा चीज़ मतलब अचीव करने के लिए किया कि ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है इसको कम किया जाए। और तीसरा था टू ओवरकम करप्शन इन PSUs, कि देखो सरकारी कंपनीज जो होती है वहाँ पर करप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब रहता है ना, घूस लेते हैं लोग। कि अगर मान लो जैसे आपको कोई मेल भेजना है, या फिर कई बार होता है कि आपको मान लो साइन करवाने जाना है किसी कंपनी मतलब कोई अधिकारी के पास में, तो ऐसे टाइम पर होता है वो आपसे घूस मांगता है, भैया कुछ खर्चा पानी दे फिर साइन करके दे दूंगा तेरे को। तो ये जो करप्शन, कोई भी प्राइवेट कंपनी में देखो कभी भी घूस मांगते हो आपको नहीं दिखा, बहुत मुश्किल है कि भैया घूस मांग रहा है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी के अंदर, तो भैया घूस दे दे फिर मैं तेरा फाइल दे दूंगा सर को, ठीक है। नहीं देगा तो सर को ऐसे ही बोल देगा, कंप्लेन कर देगा, देखो सर नहीं दे रहे, अगले दिन वो काम से निकल गया, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर बेसिकली करप्शन को भी हटाने के लिए इसलिए इसको प्राइवेट करने का सोचा गया था। उसके बाद चौथी चीज़ इसलिए बेसिकली की गई थी, मतलब चौथा रीज़न था कि मतलब हमको ये अचीव करना था कि बेसिकली टू मेक इफेक्टिव यूज़ ऑफ प्रोसीड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। कि मतलब क्या कि अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट कर देते तो इसकी वजह से होता है क्या, देखो कि जैसे हम पैसा अपना निकाल देते, प्राइवेट लोगों को बेच देते, तो अब ये जो मतलब हमारी कंपनी रहेंगी वो इफ़ेक्टिव तरीके से अब सारी चीज़ों को करेगी, सारे अच्छे से काम करेंगे। क्योंकि जैसे ये सरकारी कंपनी से प्राइवेट कंपनी बन जाएगी तो यहाँ पर सारे लॉ एंड ऑर्डर्स को उन्हें मानना होगा, लोगों को जो भी एम्प्लॉयज़ रहेंगे उनको, तो अच्छे तरीके से काम होगा, इफेक्टिव तरीके से जितने भी प्रोसीजर्स रहेंगे उनका यूज़ होगा, सही तरीके से काम होगा। और पांचवी चीज़ ये थी कि ताकि हमारी ये जो सरकारी कंपनीज है इनकी एफिशिएंसी बढ़ सके और ये बेटर तरीके से काम कर सके, ठीक है। तो मतलब कैसे कि अगर कोई सरकारी कंपनी रहती तो उतने अच्छे से काम नहीं करती, उनको लगता है भैया पेमेंट तो महीने के लास्ट में मिल ही रही है, क्या टेंशन है। लेकिन अगर वही चीज़ प्राइवेट हो जाती है तो यहाँ पर टेंशन रहता है, भैया अगर काम अच्छे से नहीं करेंगे तो मतलब हमको बॉस निकाल देगा, काम से निकाल देगा कल ही। तो उस टाइम में मतलब उनको मतलब टेंशन ज़्यादा रहता है प्राइवेट कंपनी के अंदर कि भैया कल को पता चला कंपनी से निकाल दिए, तो इसलिए उनको मेहनत करना पड़ जाता है, तो एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है इस चक्कर के अंदर, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि बेसिकली ये जो जितने भी सरकारी कंपनीज थी यानी PSUs जितने भी थे वहाँ से डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया और जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज थी उनको प्राइवेट कर दिया, ठीक है। काफ़ी सारी गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेट किया गया था, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए, जैसे कोल इंडिया, ONGC और NHPC,
ये सारी जो बेसिकली कंपनीज है इनको दूसरी कंपनीज को बेच दिया गया था, प्राइवेट कंपनी को। जैसे कि कोल इंडिया जो है उसको आईटीसी जो कंपनी है उसको बेच दिया गया था। ओएनएनसी जो है बेसिकली ये ऑयल एंड नेचुरल गैस की कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तो ये बेच दिया गया था एलएनटी कंपनी को, ठीक है। और एनएचपीसी जो है वो एक्सिस बैंक को बेच दिया गया था। तो ऐसे ही सेल एक कंपनी है बेसिकली, ये मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये कंपनी का नाम है। तो ये भी धीरे धीरे करके दूसरी कंपनीज को बेच दिया गया था। तो इससे देखोगे तो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी सारे सरकारी जो बेसिकली पहले सरकारी जो कंपनीज थी उनको प्राइवेट कर दिया गया था, ताकि मतलब ये अच्छी तरह से काम करे और यहाँ पे जो करप्शन हो रहा है उसको हटाया जा सके, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली कंसेप्ट ऑफ मतलब प्राइवेटाइजेशन है। मे भी आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। देखो अब नेक्स्ट थर्ड जो हमारा बेसिकली कंसेप्ट है वो है कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली कि अब हम ग्लोबल बन चुके हैं। पहले देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिंपल होता है कि देखो पहले जो थे हम उसके अंदर हम अपने सिर्फ नेशन भर थे कि भैया हमारे देश के अंदर कंपनी है तो देश भर में ही रहती थी, ठीक है। हम बाहर से किसी आदमी को अंदर आने नहीं देते थे और अंदर से किसी को बाहर जाने नहीं देते थे। लेकिन जैसे हमने ग्लोबलाइजेशन कर दिया तो हमने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। अब बाहर के लोग भी हमारे देश के अंदर आ सकते हैं और हम अपने देश के लोग भी बाहर जा सकते हैं। यानी अगर मान लो जैसे हमने ग्लोबलाइजेशन जैसे ही कर दिया तो भैया फॉरेन कंपनीज हमारे देश में आ सकती है। तो जैसे कोको कोला, पेप्सी, ये सारी कंपनीज जो थी वो हमारे देश के अंदर धड़ाधड़ आने लगी, ठीक है। तो अब ये ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी आपको तो यहाँ तक समझ आ ही गया होगा ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भैया अब हम ग्लोबल लेवल पे अब ट्रेड करने के लिए तैयार हो गए थे। ओके, सो अब इसके अंदर कौन से मेन एलिमेंट्स होते हैं। तो देखो इसके अंदर सबसे पहला जो मेन एलिमेंट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है कि देखो जब हमने ग्लोबलाइजेशन को लागू किया था 1991 में, तो उस टाइम पर देखो उस टाइम पर एक प्रॉब्लम आ रही थी। देखो अगर मान लो कोई भी कंपनी है, ठीक है, अब कोई भी कंपनी है अगर वो इंडिया के अंदर अपना ब्रांच खोलती है, ठीक है, ब्रांच खोलती है इंडिया के अंदर और इंडिया के अंदर अपना मान लो कोई भी कंपनी अपना ब्रांच खोल के वहाँ पर बिजनेस कर रही रहती है। अब ऐसे टाइम पर होता क्या है देखो कि हमारे देश के अंदर पहले एक एक्ट था जिसको हम फेरा एक्ट बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली उसका फुल फॉर्म ये था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। अब वो एक्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। उसके अंदर आप फॉरेन एक्सचेंज को काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा था बेसिकली उस टाइम पर, क्योंकि देखो 1973 में हमारे देश के अंदर क्या हो रहा था कि उस टाइम पे हमारे देश की जो फॉरेन एक्सचेंज जो है यानी विदेशी मुद्राएं जो है हमारे देश की वो बहुत ज़्यादा अब हमारे पास कम बची थी, ठीक है। मतलब काफ़ी ख़त्म हो गया था, काफ़ी खर्चा हो गया था उस टाइम पर हम, क्योंकि उस टाइम पर धीरे धीरे मतलब कंडीशन ख़राब हो रही थी इकोनॉमिकली। तो उस टाइम पर हमारे देश के अंदर क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी कम बचा था इसलिए देश ने एक एक्ट बनाया जिसको हम फेरा एक्ट बोलते हैं। तो उस एक्ट के हिसाब से कि भैया आप जो है मतलब इतने लिमिटेड ही अमाउंट तक के प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो या फिर विदेश में इतना ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो रुकावटें थी, रोक टोक जो थी फेरा एक्ट के अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो कंपनीज थी उनको मतलब कह सकते हो मतलब वो अच्छी तरीके से अपना बिजनेस कर नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ग्लोबलाइजेशन को हम सपोर्ट करना चाहते हैं कि अच्छी तरीके से लोग अपना बिजनेस कर सके, बाहर के देश वाले भी, और हम भी बाहर देश में अपना बिजनेस अच्छी तरीके से कर सकें। क्योंकि देखो फेरा एक्ट जो है वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है बाहर देश की कोई भी प्रॉपर्टी को खरीदने से। यानी मान लो आप इंडिया में हो और आप चाहते हो भैया कि मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी एक नई ब्रांच बना देता हूँ अमेरिका में, ठीक है। और अमेरिका में ब्रांच बनाने का मतलब क्या होता है, आप वहाँ पे ज़मीन खरीदोगे, वहाँ पर दुकान बनाओगे, पैसा लगेगा। तो ऐसे टाइम पर आप इंडिया के वहाँ पर क्योंकि अमेरिका में बना रहे हो तो अमेरिका का ज़मीन खरीदोगे तो आपको डॉलर देना पड़ेगा, और डॉलर देने के लिए आपको एक फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि मतलब इंडिया के बैंक में जाओगे, वहाँ पर रुपया दोगे तो आपको डॉलर देगा, फिर इस्तेमाल करके आप जाकर वो ज़मीन खरीदोगे। तो इसलिए उस टाइम पर क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम बचा था, डॉलर कम बचा है हमारे पास, विदेशी मुद्राएं कम बची थी, जिसकी वजह से ये मतलब एक तरह से रुकावट कर दी गई थी कि भैया आप विदेश में इतना ज़मीन नहीं खरीद सकते, इतना फॉरेक्स एक्सचेंज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, कि भैया अब हमारे पास लिमिटेड ही ये बहुत कम बचे हैं। तो इसलिए अब कोई भी कंपनी थी, मान लो इंडिया की अब टाटा कंपनी है, वो चाहती है विदेश में अपना कंपनी खोलना, तो प्रॉब्लम आ रही थी। बाहर की कंपनी इंडिया में अच्छे तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर रही थी कि उसमें भी लिमिटेशंस थी कि आप इतना ही इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसलिए बाद फेरा एक्ट था, इसको चेंज करके एक नया एक्ट लाया गया 9 में, जो था फेमा एक्ट। अब देखो बेसिकली ये जो हमारा एक्ट है इसकी वजह से देखो हमको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिले, काफ़ी सारी आसानियाँ हो गई, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हो गई तो देखो, क्योंकि देखो सबसे पहली बात हमारा जो फेमा एक्ट है, बेसिकली फेमा एक्ट जो है 1999, ये आपको अनुमति देता है कि भैया आप जो है अब विदेश से चाहो तो
फॉरेन इन्वेस्टमेंट आराम से करवा सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, जितनी चाहे उतनी बाहर से आप फंड्स इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है, तो पहले बात तो ये फ़ायदा हो गया कि जितने भी अब मान लो इंडिया की कोई कंपनी है, जैसे अब टाटा है मान लो, और टाटा को चाहिए पैसा, ठीक है, मान लो उसको नया प्रोजेक्ट करना है तो उसको पैसा चाहिए, तो ऐसे टाइम पर क्या होगा, शेयर मार्केट में चला जाएगा। बाहर की जो कंपनीज रहेंगी, विदेशी कंपनी जो है, मान लो विदेशी कोई इन्वेस्टर है, अमेरिकन इन्वेस्टर या फिर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर है, और वो इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, मान लो टाटा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो अब वो आराम से कर सकता है। मान लो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया तो 1 करोड़ जो है वो उस कंपनी को मिल जाएगा। अब टाटा को 1 करोड़ मिल गया तो आराम से अपना बिजनेस कर पाएगा। तो फंड इकट्ठा करने में पहली बात फ़ायदा मिल गया। ये एक्ट आने के बाद, उससे पहले क्या होता था, मतलब लिमिटेशन रहती थी, आप इतना ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। अब कोई लिमिटेशन नहीं, आराम से करो जितना चाहे उतना, तो आपको फंड्स भी फिर जितना चाहे उतना मिल सकेगा। ठीक है, तो फंड्स इकट्ठा करने में मदद मिल गई। पहली बात तो ये हुआ फेमा एक्ट आने की वजह से। उसके बाद देखो दूसरी चीज़ क्या की गई थी कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन फर्म थ्रू टेक ओवर, मर्ज और सिटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज। तो मतलब क्या कि देखो इंडिया की काफ़ी सारी कंपनीज थी, जैसे टाटा है, तो आपने सुना होगा टाटा जो थी उन्होंने जैगवार और जो लैंड रोवर है उसको खरीद लिया था। ठीक है, तो ये किससे खरीदा, तो बेसिकली जैसे ये फेमा एक्ट आ गया था 1999, तो ये आपको ये परमिशन देता है कि भैया आप जो है वो दूसरी किसी भी कंपनीज़ को, फॉरेन कंपनीज़ को, उनके कंपनीज़ के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहो तो पूरी कंपनी को भी खरीद सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, रुक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फिर हमारा ये जो टाटा कंपनी थी, इन्होंने बेसिकली जैगवार और लैंड रोवर जो है इनको खरीद लिया था। ओके, तो बस बेसिकली खरीद इसलिए पाए थे क्योंकि ये फेमा एक्ट जो है वो आ चुका था 1999 में, इसलिए खरीद पाए थे। अगर नहीं रहता तो उनके पास वो मतलब पावर ही नहीं रहती थी कि मतलब भैया आप सिर्फ इतना ही % का खरीद सकते हो, इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो फॉरेन एक्सचेंज को। ओके, तो बेसिकली दूसरा ये चीज़ हो गया कि अब आप चाहो, कोई भी इंडियन कंपनी है तो वो चाहे तो दूसरी विदेशी कंपनी है उसके कितने भी चाहे उतने शेयर खरीद सकते हैं, चाहे तो पूरी कंपनी को भी खरीद सकते हैं, चाहे तो पार्टनरशिप में भी रह सकते हैं, उनके आधे आधे में भी रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा फ़ायदा ये हो गया कि देखो होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय एनआरआईज एंड ओवरसीज सिटीजन्स। यानी मान लो अगर कोई अमेरिकन है और वो चाहता है इंडिया में मेरे को एक ब्रांच खोलना है, ठीक है, अमेरिका में मान लो मैकडोनल्ड है, वो चाहता है इंडिया में एक ब्रांच खोल दूँ मैकडोनल्ड्स की, तो इंडिया में ज़मीन खरीदना पड़ेगा, इंडिया में दुकान बनानी पड़ेगी, तो इंडिया का पैसा लगेगा। तो ऐसे टाइम पर वो भी आराम से अब कर सकता है क्योंकि भैया हमने लिमिटेशन, रुकावटें जो थी वो हटा दिए, तो वो भी आराम से अब इंडिया की प्रॉपर्टी खरीद कर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है अपनी बिजनेस को करने के लिए। ठीक है, तो ये तीसरा फ़ायदा था। और चौथा फ़ायदा ये था कि भैया क्योंकि अब फॉरेन लोगों के लिए जब हमने आज़ादी दे दी, तो इंडियन लोगों के लिए भी हमने आज़ादी दे दी कि आप भी चाहो तो विदेशों में जाकर अपने प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, वहाँ पर अपना बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय इंडियन नेशनल एब्रॉड की, अगर मान लो इंडिया में आप रहते हो और आप चाहते हो एब्रॉड में आप जाकर वहाँ की प्रॉपर्टी को खरीद लो, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये सारे कुछ फ़ायदे थे फेमा एक्ट आने के बाद। ठीक है, अब देखो दूसरा जो बेसिकली इसके अंदर एलिमेंट था ग्लोबलाइजेशन के अंदर, वो था रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी। जैसे कि आईएमएफ जो था उसने पहले ही बता दिया था कि क्योंकि देखो आप ग्लोबलाइजेशन करोगे, फॉरेन कंपनीज आपके देश में आएंगी, अपना प्रोडक्ट बेचेंगी, तो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आईएमएफ ने पहले ही कंडीशन रख दी थी कि भैया आप जो है वो अपनी जो कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा लेते हो। ठीक है, 150% हम पहले टैक्स कस्टम ड्यूटी लेते थे कि अगर मान लो बाहर देश से कोई भी सामान इंडिया में आता था तो 150% टैक्स लगता था उसके ऊपर। ठीक है, 100 रुपये की चीज़ है तो 250 रुपये में आदमी वो बेचता था, तो मतलब 100 रुपये की चीज़ उसके ऊपर 150 रुपये टैक्स लग जाता था, तो 250 रुपये उसका प्राइस हो जाता था। तो ये जो कस्टम ड्यूटी थी इसको कम किया गया। ठीक है, कितना कम किया गया, तो 10% करता है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें बेसिकली ये जो 10% है ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको 10% ही कस्टम ड्यूटी देनी रहती है, ये वैरी करता है प्रोडक्ट कौन सा है, कहाँ से आया है, प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ती है। बट एवरेज रहता है कि 10 रहता है, नहीं तो कुछ प्रोडक्ट्स पे 5% टैक्स लगता है, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है क्या प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद कई जगह पे तो 0% भी लगता है। और अगर कोई लग्जरी आइटम है, ठीक है, जैसे मान लो अब जैसे अब टेस्ला ही कार है, ठीक है, तो जो टेस्ला कार है उस पर 100% टैक्स लगा था। अगर मान लो टेस्ला कार है आप मंगवाना चाहते हो चाइना या फिर अमेरिका कहीं से भी, तो उस टेस्ला कार को खरीदने के लिए आपको 100% टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ लग्जरी आइटम्स जो रहते हैं उनके ऊपर 100% टैक्स भी लग सकता है, कस्टम ड्यूटी लग सकती है। ठीक है, कि जैसे टेस्ला है तो 35 लाख की अगर मान लो कार खरीद रहे हो आप टेस्ला की, तो आपको 70 लाख रुपए देने पड़ेंगे उस कार के, मतलब डबल पैसा देना पड़ेगा, 100% टैक्स उसके ऊपर लग रहा है। ओके, तो 0 से लेकर 100% तक आपका टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब एक तरह से देखोगे तो टैक्स के अंदर रिडक्शन कर दिया गया, कमी कर दी गई, भैया कम टैक्स भरना पड़ेगा अब। ठीक है,
उसके बाद देखो तीसरा जो बेसिकली एलिमेंट किया गया वो था लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के मतलब वही आज़ादी दे दी गई कि अब आप आराम से फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इंडिया का कोई आदमी है तो वो चाहे तो वो भी बाहर देश में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है, और चाहे तो वहाँ की कंपनीज को खरीद भी सकता है। और बाहर की कोई कंपनी है मान लो, और वो भी चाहे तो इंडिया में अपनी कंपनीज खोल सकती है, और चाहे तो इंडिया की कंपनी भी खरीद सकती है। या फिर मान लो कि जैसे कोई कंपनी है जैसे मैकडोनल्ड है, और मैकडोनल्ड चाहता है मैं यहाँ पर इंडिया में अपनी ब्रांच खोल दूँ, तो वो चाहे तो कर सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI कर सकता है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपनी नई ब्रांच खोल ले, या फिर कोई कंपनी की शेयर्स खरीद सकता है, ठीक है, जो चाहे वो कर सकता है। तो अब इन्वेस्टमेंट भी हमने आराम का काम कर दिया कि अब इन्वेस्टमेंट भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसको हमने ईजी कर दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ जो एलिमेंट है हमारा बेसिकली ग्लोबलाइजेशन के अंदर वो था साइनिंग ऑफ WTO एग्रीमेंट। यानी क्या, देखो अब देखो ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्योंकि देखो यहाँ पर हम वर्ल्ड ट्रेड करते हैं, दुनिया भर की ट्रेड करते हैं, बाहर विदेशी देश वाले जो कंपनीज होती है वो हमारे देश के अंदर आकर बिजनेस करती है, तो ऐसे टाइम पर ये वर्ल्ड लेवल पे पहुंच जाता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इसके लिए एक संगठन बनाया गया है जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जो पूरी दुनिया में जो ट्रेड हो रहा रहता है, व्यापार हो रहा रहता है, उसके ऊपर ध्यान देता है, निगरानी देता है, और जहाँ पे भी गलत हो रहा रहता है तो उस टाइम पर ये आवाज़ उठाता है, ठीक है, और उस हिसाब से फिर कुछ कार्रवाई की जाती है, ठीक है। तो बेसिकली WTO के काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, जिनमें से हमने कुछ 4 एग्रीमेंट जो थे वो साइन किए थे, और बेसिकली ये 1991 में नहीं साइन किए थे, ये बाद में किए गए थे, क्योंकि ये बेसिकली 1991 के बाद ही WTO को स्थापना की गई थी, कुछ 1995 के आसपास स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। तो हमने बाद में एग्रीमेंट ये साइन किया था, उस टाइम पे एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ था। तो बेसिकली हमने कुछ 4 एग्रीमेंट साइन किए थे। सबसे पहला था ट्रिप्स एग्रीमेंट, उसके बाद था ट्रिप्स एग्रीमेंट, फिर था गेट्स एग्रीमेंट, और लास्ट में था एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। अब इनका मतलब क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ, टेंशन मतलब। देखो ट्रिप्स एग्रीमेंट का मतलब होता है, ये इसका मतलब बेसिकली होता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब क्या, जैसे मान लो कि आपने कोई दवाई बना ली, ठीक है। अब मान लो आप अमेरिका में रहते हो, आपने कोई दवाई बना ली, अब आप चाहते हो भैया मैं जाऊँ वो इंडिया में भी बेचूँ, ठीक है। वो दवाई है मान लो जैसे कि मतलब कोई भी दवाई, जैसे भूख ना लगने की दवाई, ठीक है। आपने मान लो एक दवाई बना दी कि अगर दवाई कोई खा लेता है तो उसी से पेट भर जाएगा, ठीक है, खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने वो दवाई बना ली, अब बहुत मेहनत लगा था आपको बनाने के लिए, तो आपने सोचा उस दवाई का पेटेंट करवा लेता हूँ, ठीक है, कि कोई मेरा दवाई कॉपी ना कर ले, और कोई कॉपी करता है तो मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ, ठीक है। मेरी मेहनत का दवाई है और कोई और कॉपी ना कर ले, तो आपने पेटेंट करवा लिया, ठीक है। अब आप इंडिया में गए, इंडिया में आपने वो दवाई बेचने शुरू कर दिया। अब आपको देखते हुए कुछ लोगों ने आपकी दवाई को खरीदा और उसको कॉपी करके अपनी खुद की दवाई बना दी, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो आपकी इतनी सालों की मेहनत लोगों ने कॉपी करके बस कुछ महीनों में ही मतलब कॉपी कर ली, ठीक है। तो आपका मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसे टाइम पर ये जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है ये क्या कहता है कि देखो WTO का ये जो ट्रिप्स एग्रीमेंट ये कहता है कि देखो दुनिया के जितने भी अलग अलग जो फॉरेन कंपनीज है, मतलब जितनी भी कंपनीज है, उनके अंदर अगर मान लो उन्होंने किसी चीज़ का पेटेंट करवाया तो उनकी पेटेंट की रक्षा करने का जो हक है वो उस कंपनी का होगी जिस भी कंट्री के अंदर वो बेसिकली मतलब वो जो कंपनी है वो रह रही रहेगी। मान लो अब इंडिया के अंदर वो कंपनी अपनी ब्रांच खोली है और इंडिया के अंदर अगर मान लो उनके साथ गलत हो रहा है तो ऐसे टाइम पर इंडिया की जो गवर्नमेंट होगी वो उस पेटेंट की रक्षा करेगी जो भी अमेरिका की कंपनी की है, ठीक है, कि उस दवाई की रक्षा करेगा, हाँ भाई तुम्हारा पेटेंट है। और वो जो दूसरी कंपनी है जो उस दवाई को बना रही थी डुप्लीकेट, तो उनकी कंपनी को बंद कर देगी, ठीक है। तो यही होता है ट्रिप्स एग्रीमेंट, ओके। उसके बाद होता है ट्रिप्स एग्रीमेंट, बेसिकली ये ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर एग्रीमेंट होता है कि भैया आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उससे रिलेटेड रहता है। उसके बाद होता है गेट्स एग्रीमेंट। ये बेसिकली गेट्स एग्रीमेंट जो है ये जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, ये सर्विस से रिलेटेड एग्रीमेंट होता है। जैसे रहता है ना मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कि आप कितना मैन्युफैक्चर कर सकते हो, इसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कितना रहेगा, GST कितना रहेगा। तो वैसे ही सर्विस टैक्स मतलब सर्विस से रिलेटेड जो एग्रीमेंट किया गया था कि भैया आप जितना मैन्युफैक्चर में टैक्स लेते हो उसी हिसाब से थोड़ा बहुत सर्विस में भी लेना, ज़्यादा भेदभाव मत करना सर्विस सेक्टर के साथ में। तो उस हिसाब से ये गेट्स एग्रीमेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद चौथा एग्रीमेंट जो था वो था एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसका मतलब होता है बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्रीमेंट्स थे कि भैया एग्रीकल्चर जो है वहाँ पर आपको कितनी मतलब सब्सिडी मिलेगी, एग्रीकल्चर के अंदर लोगों को क्या क्या चीज़ें होगी, एग्रीकल्चर के अंदर कितनी सब्सिडी मिलेगी, कितनी आप दे सकते हो, कितनी लिमिटेशंस रहेगी सब्सिडी देने की, वो सारी चीज़ें थी मतलब एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। तो ये 4 एग्रीमेंट्स जो थे WTO के हमने साइन किए थे ग्लोबलाइजेशन को लाने के लिए, ओके। तो ये 4 एलिमेंट्स जो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन के लिए लाने के लिए हमने किए थे, उसकी हेल्प करने के लिए, ग्लोबलाइजेशन को लागू करने के लिए। सो मे बी आपको ये कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा ग्लोबलाइजेशन का भी।
नाउ देखो अब इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन समझ लेते हैं बेसिकली कि ये जो हमने ग्लोबलाइजेशन लाया था हमारे देश के अंदर, बेसिकली ग्लोबलाइजेशन या फिर कह सकते हो जो एलपीजी रिफॉर्म हमने लाया था टोटली, उनके वजह से हमारे देश के अंदर क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, क्या क्या प्रभाव पड़े, और खास करके ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है, कि विदेशीकरण जो हमने किया था, तब बाहर के देशें भी जो है हमारे देश के अंदर आ सकती है और अपना प्रोडक्ट्स बनाकर बेच सकती है। तो इसकी वजह से क्या क्या प्रभाव पड़े हमारे देश के अंदर, क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे ड्रास्टिक चेंजेस भी आए हमारे देश के अंदर, तो उनके बारे में बात करते हैं। देखो तो देखो कुछ चेंजेस पॉजिटिव थे, कुछ चेंजेस नेगेटिव भी थे। जैसे कि देखो अगर मान लो विदेशी कंपनी हमारे देश के अंदर आती है, तो देखो सबसे पहला पॉजिटिव चेंज तो ये रहेगा कि अगर मान लो कोई बाहर की कंपनी है वो इंडिया के अंदर आ रही है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था बीच में कि अगर मान लो कोई कंप्यूटर बनाने कंपनी है जो इंडिया में आ रही है और इंडिया में कोई भी कंप्यूटर नहीं बनाता है, तो उनको देखते देखते हमारे देश की भी काफ़ी सारी कंपनीज होगी जो कंप्यूटर बनाना शुरू कर देगी। तो देखोगे तो डेवलपमेंट का, स्किल्स का भी डेवलपमेंट होगा। अगर बाहर की कंपनीज आती है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र भी होगा। भैया वो जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, तो हम लोग भी उनके देख कर हम भी उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। तो मतलब देखोगे तो काफ़ी सारा डेवलपमेंट भी होगा, तो काफ़ी सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं इन ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। बट कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं, तो कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं तो उनको देखते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो होता है बेनिफिट ऑफ रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी। देखो जैसे ही हमने ग्लोबलाइजेशन को लाया था, तो देखो क्योंकि ग्लोबलाइजेशन को लाते टाइम पे ही कंडीशन रख दी थी, भैया कस्टम ड्यूटी कम रखना है, तुमको ज़्यादा नहीं लेना है, 150% लेते हो तो 10%, 5% इतना ही रखो, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो पहली बात तो ये फ़ायदा था कि भैया कस्टम ड्यूटी अब कम भरना पड़ेगा, ज़्यादा कस्टम ड्यूटी देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा जो बेसिकली हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था वो था बेनिफिट ऑफ फेमा 1990 एक्ट। बेसिकली जो हमने देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही देखोगे तो हमने फेमा एक्ट जो है 1999 में लाया था। क्यों? क्योंकि देखो ग्लोबलाइजेशन बाहर की जो कंपनीज थी या फिर इंडिया की जो कंपनीज थी वो अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही थी, अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से चला नहीं पा रही थी उस पुराने एक्ट की वजह से, फेरा एक्ट की वजह से। तो पहली बात तो ये फ़ायदा हो गया कि भैया फेमा एक्ट मिल गया, जिसकी वजह से अब लोग जो है वो आराम से बाहर की कंपनीज़ के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मान लो आप घर के अंदर बैठे हुए, तो अब घर में बैठे बैठे आराम से अमेरिका की कोई भी कंपनी है, जैसे मान लो आप चाहते हो एप्पल कंपनी में अपना इन्वेस्ट कर दो, शेयर्स खरीद लो उस कंपनी के, तो आप आराम से खरीद सकते हो, आपको कोई टेंशन नहीं। आप गूगल का खरीदना चाहते हो गूगल के शेयर्स खरीद लो। अगर मान लो अमेरिका में आप बैठे हो, आप चाहते हो टाटा के शेयर्स खरीद लो, तो आप आराम से खरीद सकते हो। तो ये फेमा एक्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। तो बेसिकली ये फेरा एक्ट आया क्यों था 1999 में? तो ये ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए लाया गया था, क्योंकि फेरा एक्ट अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था ग्लोबलाइजेशन के साथ में, इसलिए इसको लाया गया था फेमा एक्ट को। तो देखोगे तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही ये आया था ये एक्ट। तो ये दूसरा फायदा था, भैया फेमा एक्ट आ गया, हमको ये मिल गया। उसके बाद देखो तीसरा जो बेसिकली पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था वो था बेनिफिट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये बेसिकली देखो हमारे देश के अंदर क्योंकि अब हमने कस्टम ड्यूटी भी कम कर दी थी, ऊपर से फेमा एक्ट भी ला दिया था, ग्लोबलाइजेशन हो ही गई थी कि अब बाहर के देश की कंपनी आ सकती है, जिसकी वजह से अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी धमाल से हो रहा था कि भैया बाहर की कंपनीज जो थी कोको कोला पेप्सी सब अपना इंडिया में ब्रांच खोलते जा, इंडिया में जाओ अपना बिजनेस करते दबा के कमाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारी कंपनीज थी जिन्होंने अपने पूरी कंपनी अकेले चला रहे थे। मतलब जैसे कि स्टार्टिंग में नियम था कि भैया आप 49% रखोगे बाहर की कंपनीज और कुछ कंपनीज जो रहेंगी, मतलब इंडिया की कंपनीज जो रहेंगी उनका 51% शेयर रहेगा और बाहर की कंपनीज जो रहेगी उनका 49% शेयर रहेगा टोटल उनकी पार्टनरशिप के अंदर। तो ये मतलब स्टार्टिंग में 1991 में जो नियम था, तो बेसिकली क्योंकि बाद में धीरे धीरे करते इसे 100% कर दिया गया था। तो उस टाइम पर देखोगे तो काफ़ी सारी कंपनीज धड़ाधड़ आते जा रही थी। कुछ कंपनीज जो थी वो अकेली ही अपना बिजनेस कर रही थी, किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर रही थी। तो मतलब लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था कि हाँ भैया हम भी इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया के अंदर, ठीक है, अपना बिजनेस खोलेंगे, अपनी ब्रांच खोलेंगे, कमाएंगे दबाकर, ठीक है। बट इंडिया ने कुछ कंडीशंस भी रखी थी यहाँ पर। देखो 100% मतलब देखोगे काफ़ी सारे सेक्टर्स थे ऐसे, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, या सारे जो सेक्टर्स थे, जैसे एयरलाइन हो गया, रेलवे हो गया, एयरलाइन हो गया, सॉरी रेलवे नहीं आता इसके अंदर, एयरलाइन हो गया। तो ये सारी जो सेक्टर्स थे यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ पर आप 24 से लेकर बेसिकली 26% से लेकर 74% तक के शेयर्स को ही खरीद सकते हो। इससे ज़्यादा और इससे कम के शेयर्स को आप नहीं खरीद सकते, ठीक है। यानी आप चाहते हो भैया हम 100% एयरलाइन को खरीद ले, तो आप नहीं खरीद सकते, ठीक है। या फिर हम 100% जो है बैंक को खरीद लेते हैं, पूरे शेयर्स ही खरीद लेते, तो आप नहीं खरीद सकते। आपको लिमिटेशन दे दी गई थी कुछ सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। और बाकी के जो सेक्टर्स है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड बनाने का, डैम बनाने का जो कंपनीज होती है, तो वहाँ पर 100% आप चाहो तो पूरी अपनी कंपनी वहाँ पर रख सकते हो, पूरे शेयर्स खरीद सकते हो कंपनीज के, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पूरी की पूरी कर सकते हो, वहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इतने % शेयर्स रखो उस कंपनी के, ओके।
तो ये बेसिकली ये तीसरा मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि भैया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उसके वजह से हमको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा था। इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी आ रही थी, धड़ाधड़ पैसा मिल रहा था, और हमारा ये जो हमने लोन लिया था IMF से वो भी हमने बहुत जल्दी कर्ज जो था हमने चुका दिया। ठीक है, करीब $300 बिलियन कुछ था, तो आराम से चुका दिया हमने। ठीक है, तो ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े थे। अब देखो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर पड़े थे हमारे इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है, अब कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो देखो सबसे पहला था प्रॉब्लम फॉर डोमेस्टिक कंपनीज। मतलब क्या कि देखो अब जितनी भी कंपनीज थी जो इंडिया की थी, अब इंडिया की कंपनीज में देखो प्रॉब्लम क्या थी कि जितनी भी इंडिया के अंदर कंपनी थी वो सब के सब कह सकते हो उनके अंदर उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी। अब जैसे अमेरिका की कोई कंपनी है तो उनके पास अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, वो कोई भी प्रोडक्ट मान लो अगर 10 रुपये में मान लो इंडिया का कोई आदमी है, कोई मान लो वो 15 रुपये में कोई चीज़ बेच रहा है, तो वो जो अमेरिकन लोग रहते थे उन लोग वो चीज़ 10 रुपये में बेच देते थे। तो ऐसे टाइम पर होता था क्या कि लोग जो रहते थे वो अमेरिकन प्रोडक्ट ही खरीद लेते थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंडियन जो कंपनीज थी उनको घाटा होता था। भैया हमारा प्रोडक्ट कोई खरीद ही नहीं रहा है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट महंगे में बन के जा रहा है, हमको लॉस हो रहा है। बाहर की कंपनीज वाले अच्छा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके सस्ते में ही प्रोडक्ट बना ले रहे और फिर भी कमा ले रहे अच्छा खासा प्रॉफिट। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी डोमेस्टिक कंपनीज़ को MNCs के साथ में कॉम्पीट करने में। तो उसके रिलेटेड फिर गवर्नमेंट ने भी कुछ किया था कि बेसिकली फिर उससे रिलेटेड कि अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि जितनी भी MNCs है यानी बाहर की जो कंपनीज है उनसे ज़्यादा टैक्स लेंगे हम लोग, और अपनी इंडिया की जो कंपनीज रहेंगे उससे कम टैक्स लेंगे, ताकि भैया उनका थोड़ा बहुत प्रोडक्ट की प्राइस बढ़े और थोड़ा बहुत कम्पीट कर पाए हमारे देश के भी कंपनीज। ठीक है, लेकिन सबसे पहला जो प्रॉब्लम है देखोगे नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो यही है कि हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कम्पीट करने में उनके साथ में, यानी MNCs के साथ में, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है बाहर देश की उनके साथ में। ठीक है, तो ये पहली प्रॉब्लम नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद देखो दूसरा जो बेसिकली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो होता है प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या कि देखो अब होता क्या है, अगर मान लो क्योंकि देखो हमारे देश के अंदर देखोगे तो काफ़ी सारे जो सेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक सेक्टर के अंदर आप 100% शेयर्स को नहीं खरीद सकते, काफ़ी सारे सेक्टर्स के अंदर रुकावटें की गई है कि भैया आप इतने ही % शेयर्स को खरीद सकते हो। अब होता क्या है देखो कि अब जैसे कि अब बैंकिंग, इंश्योरेंस या फिर एयरलाइन जो कंपनी है, जैसे अब एयरलाइन है, ठीक है, एयरलाइन सेक्टर है, तो यहाँ पर पैसा काफ़ी दबा कर कमाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आप 100% शेयर खरीद ही नहीं सकते, यहाँ पर कुछ ही % शेयर्स खरीद सकते हो। तो इसके वजह से क्या होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर है तो यहाँ पर आप 100% शेयर्स खरीद सकते हो। लेकिन जो फॉरेन लोग होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको ये जो बाकी के जो सेक्टर्स है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये सेक्टर में उतना सा इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि देखो यहाँ पर पहली बात मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, 3-4 साल लगेगा, रोड बनाएंगे, डैम बनाएंगे, तब जाके पैसे कमाएंगे। और एयरलाइन रहता है तो काफ़ी ज़्यादा दबा कर पैसा मिलेगा हम लोग को, वो भी कम समय के अंदर। तो उन लोग चाहते हैं कि भैया हमको कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट मिले और अच्छे खासे हम रिटर्न्स मिले हमको, तो इसलिए उन लोग उतना सा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हमारे बाकी के सेक्टर्स के अंदर। और मतलब बेसिकली ये कह सकते हो यही मतलब दूसरा प्रॉब्लम है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो मतलब बेसिकली काफ़ी ज़्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमारे सेक्टर्स के ऊपर उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, क्योंकि देखो हमने कुछ सेक्टर्स जो है जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, एयरलाइंस, ऐसे जो काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं उनको हमने लिमिटेशन डाला है कि भैया आप इतने ही % शेयर्स खरीद सकते हो, आप 100% नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो ये दूसरा प्रॉब्लम रहता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। उसके बाद देखो तीसरा जो बेसिकली हमें प्रॉब्लम दिखता है, कह सकते हो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारा ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वो होता है प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। मतलब क्या, बेसिकली वही बात है कि फॉरेन टेक्नोलॉजी की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, कि मतलब अगर मान लो हमारे देश के अंदर कंप्यूटर नहीं बनता, हम चाहते हैं भैया कंप्यूटर इस्तेमाल करना, तो अगर हम बार बार सिर्फ अमेरिका से ही प्रोडक्ट मंगवा रहे, कंप्यूटर बना रहे और अपने देश में कंप्यूटर नहीं बना रहे, तो ऐसे टाइम पर हमको ये बेसिकली प्रॉब्लम आएगी ग्लोबलाइजेशन की वजह से कि हम पूरी की पूरी तरीके से उनके ऊपर ही डिपेंड हो जाएंगे और हम खुद कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मतलब तीसरी प्रॉब्लम थी कि भैया हम फॉरेन टेक्नोलॉजी को जैसे हमने क्यों मतलब बेसिकली हमने ग्लोबलाइजेशन कर दी, तो अब प्रोडक्ट इंडिया में बेच तो सकती है, लेकिन इंडिया के जो लोग होंगे वो पूरी की पूरी तरह से फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही डिपेंड हो जाएंगे और खुद की टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो ये मतलब बेसिकली ये दूसरी प्रॉब्लम थी, मतलब ये तीसरी प्रॉब्लम थी हमारी की प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और एक और भी प्रॉब्लम थी कि बाहर की जो कंपनीज होती है, अब जैसे टेस्ला कार है, ठीक है, टेस्ला ऑटोमेटिक कार है और वो इंडिया की कंडीशन को सूट नहीं करती है। ठीक है, इंडिया के अंदर वो सही तरीके से चल नहीं पाएगी। अब ऐसा क्यों है, तो देखो इंडिया के अंदर पहली बात देखो अमेरिका में होता क्या है, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं वो अच्छे से फॉलो किए जाते हैं, वहाँ पर रोड भी बड़े बड़े होते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें ढंग की होती है, वहाँ पर सिग्नल जगह जगह पे लगे रहते हैं, कैमरा जगह जगह पे लगे रहते हैं,
तो वहाँ पे वो जो टेस्ला कार है वो आराम से चल पाती है, ठीक है, वो अपने आप से ऑटो पायलट मोड पे चल जाती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में क्या होता है, अगर मान लो इंडिया में वो जो टेस्ला कार है वो ऑटोमेटिक अगर चलती है तो देखो इंडिया के अंदर अचानक से कोई भी सामने आ जाता है भैया, उधर बाइक वाला कोई आ जाएगा, अचानक से कोई भी गाड़ी वाला आ जाएगा, कोई ट्रैफिक रूल को मानता ही नहीं है इंडिया के अंदर। इधर खड्डा खुड्डी इतना ज़्यादा रहेगा ज़मीन के अंदर कि मालूम पड़ेगा ज़मीन के खाई दिख रहा है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। तो ऐसे टाइम पर आप इंडिया के अंदर मुंबई जैसे शहरों के अंदर, अगर मुंबई या फिर छोड़ो कोई भी गांव एरिया में, कोई भी इंडिया की सिटीज़ में या फिर कोई भी अर्बन एरिया में लेके आ जाते हो उन टेस्ला गाड़ी को, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में। तो देखोगे तो फॉरेन टेक्नोलॉजी के साथ हमें ये प्रॉब्लम थी। तो ये टोटल हमें 3 नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हमारे ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। तो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़े, काफ़ी सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़े हमको। जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ था काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर कि भैया बाहर की कंपनी से आ रही है तो लोगों को काम मिल रहा था, लोगों को पैसा मिलता, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा था, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही थी, जिसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व जो था हमारा वो भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। तो देखोगे ज़्यादातर जो है LPG रिफॉर्म की वजह से हमको फ़ायदा ही हो रहा था, बहुत कम ही घाटे हो रहे थे, ठीक है। तो ये मतलब ना बराबर ही घाटे हैं, नहीं तो ज़्यादातर फ़ायदे ही हो रहे थे हमको। सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी कंसेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह डाउट रहता है या फिर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा वो पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड हो जाएगी उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। एंड अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन रहते या फिर अगर आप कोई भी टॉपिक से रिलेटेड बात करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाकर वहाँ पे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर आपको जो भी बात रहेगा वो मैसेज करके बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो। एंड इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको बेसिकली हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन है दोनों की, वहाँ पर जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना एंड हो जाना, वहाँ पर आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी। और आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनकी भी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड होने वाली है, तो टेलीग्राम चैनल को भी फिर वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाना, ओके। सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब देखो अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो तो यहाँ पर मे बी नेक्स्ट जो वीडियो की प्लेलिस्ट है यहाँ पर आ गई होगी, तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। मे बी नेक्स्ट वीडियो अगर आ गई होगी, अगर लेट देखते होंगे तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।